हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AEPS आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, जिसे NPCI ने डेवलप किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। NPCI ने ही UPI और DBT को भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी डेवलप किया है। तो AEPS यानी कि आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में हम जो बेसिक ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे बैंकिंग सर्विस इतनी नहीं होती है, वहाँ पे किसी भी एक छोटा दुकानदार कोई भी किसी एक बैंक से अपने यहाँ एक बैंक मित्रा की या माइक्रो ATM की सर्विस को इंस्टॉल करवा सकता है। वहाँ पे कोई भी कस्टमर जाके अपना आधार नंबर डाल के जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है वो कर सकते हैं, जिससे कि अब ये जो सर्विस है ये 24 घंटे एक्टिव भी रहती है और साथ के साथ रियल टाइम सेटलमेंट, साथ के साथ आपकी सेटलमेंट भी हो जाती है, कोई इसमें टाइम डिले नहीं रहता है। इसको हम माइक्रो ATM भी कह देते हैं या फिर CSV बैंक मित्रा भी कह देते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी कह देते हैं। अब इस केस में कस्टमर को माइक्रो ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाना है और जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विस है वो क्या है, इसमें कैश विड्रॉल की सर्विस रहती है, कैश डिपॉजिट की सर्विस रहती है, आप आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ये सब बेसिक सर्विस रहती है। अब होता है कि जब भी हम किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में या मनी ट्रांजैक्शन में रहते हैं तो उसमें फ्रॉड होना भी एक आम बात हो गई है। तो उस फ्रॉड के केस में हम अपने पैसे को कैसे रिकवर करेंगे, कहाँ कंप्लेंट करनी है, क्या प्रोसेस है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो NPCI ने जी रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की हैं 1 सितंबर 2021 को, फ्रॉड लाइबिलिटी गाइडलाइंस इशू की है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, उस सारे के बारे में हमें गाइड किया। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। इस सारी गाइडलाइंस को समझने के लिए हमें बेसिकली पहले दो चीज़ों को समझना होगा, एक एक्वायरिंग बैंक और दूसरा इश्योर बैंक। अब हम इस एग्जांपल से पहले इश्योर बैंक को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए कस्टमर है, वो SBI बैंक के पास जाता है, अपना अकाउंट खुलवाता है, अपना आधार नंबर लिंक करवाता है, अपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाता है, ठीक है। तो इस केस में SBI बैंक हमारा इश्योर बैंक बन जाएगा। अब जो हमारा माइक्रो ATM वाला पर्सन होगा या जो हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, उसके पास भी किसी बैंक की एक मशीन होगी, तो जिस बैंक से उसने वो मशीन इशू करवाई होगी वो इस केस में हमारा एक्वायरर बैंक बन जाएगा। तो देखिए फ्रॉड जो है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली 4 टाइप के फ्रॉड जो हैं वो इस गाइडलाइंस में हमें स्पेसिफाई किए गए। पहली चीज़ फेक बायोमेट्रिक फ्रॉड है जी। इसमें किसी ने आपके बायोमेट्रिक को फेक किया है या नकली बायोमेट्रिक यूज़ करे हैं आपके। डिसीविंग कस्टमर, इसमें क्या है जी, किसी कस्टमर के वर्चुअल ID और आधार नंबर लेके किसी भी तरह से उसको धोखे से उसका बायोमेट्रिक अंगूठा लगवा लिया गया उस मशीन के ऊपर और उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर ली गई है। सोशल इंजीनियरिंग, इसमें क्या आता है कि जी किसी भी तरह से कस्टमर को झूठ बोल के कि जी आप अंगूठा लगाएंगे तो आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी, PM केयर फंड से पैसा आएगा, तो उसके लिए अंगूठा लगवाया जा रहा है, कुछ भी बोल के उसका अंगूठा लगवा लिया और बाद में उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। चौथी चीज़ है जी रॉन्ग आधार नंबर लिंकिंग। इसमें क्या है जी, मैं SBI बैंक के पास जाता हूँ, अपना आधार नंबर लिंक करवाता हूँ, उसके बाद जब बायोमेट्रिक अपडेट करने की बारी आती है तो बैंक मेरे अकाउंट के साथ मेरा बायोमेट्रिक अपडेट करने की बजाय गलती से किसी और का बायोमेट्रिक अपडेट कर देता है, यानी किसी और के अंगूठे के निशान अपडेट कर देता है। तो जब भी अगर उस इंसान को मेरे आधार नंबर और वर्चुअल ID का पता होगा तो वो किसी भी बैंक मित्रा के पास जाके मेरा आधार नंबर वर्चुअल ID डालने के बाद अपना बायोमेट्रिक लगा के, जो कि मेरे अकाउंट से लिंक है, मेरे पैसे निकाल सकता है। तो अब इस केस में हमें कहाँ कंप्लेंट करनी है उस सब के बारे में बात करते हैं। जो भी कस्टमर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको इश्योर बैंक, यानी कि जहाँ पे उस कस्टमर का बैंक अकाउंट है, वहाँ पे एक रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करनी है। कस्टमर की कंप्लेंट आने के विदिन 5 डेज इश्योर बैंक को, यानी कि SBI बैंक को, हमारे केस में जो एग्जांपल है, 5 दिन के अंदर NPCI को नोटिफाई करना पड़ेगा अबाउट कि किस डेट की कंप्लेंट है, कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन है, कौन सा कस्टमर है, क्या बैंक अकाउंट है, इस सब के बारे में डिटेल देते हुए NPCI को नोटिफाई करना पड़ेगा। अब NPCI कंप्लेंट नोटिफाई होने के 2 दिन के अंदर एक्वायरिंग बैंक, हमारे केस में जो PNB बैंक है, उनको नोटिफाई करेगा कि ऐसे ऐसे कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है, ये उसकी डिटेल है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। एक्वायरिंग बैंक उस सारे फ्रॉड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेगा और 10 दिन के अंदर NPCI को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि जी ऐसे ऐसे ये फ्रॉड हुआ है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी बैंक गिल्टी हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ गलती से किसी और का बायोमेट्रिक लिंक हो गया तो फिर तो आपका जो है इश्योर बैंक की गिल्टी हुआ, तो इश्योर बैंक की लायबिलिटी है और वो आपको 5 दिन के अंदर पैसे रिफंड करेगा। पर बाई चांस मशीन में कोई गड़बड़ी हुई, उस वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो मशीन इशू करी है जी एक्वायरर बैंक ने, यानी कि PNB ने, तो इस केस में फिर PNB आपको 5 दिन में पैसे रिफंड करेगा आपके अकाउंट में। तो किसी भी केस में जो भी बैंक गिल्टी प्रूफ होगा वो बैंक आपको पैसे 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड कर देगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।